हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड साथियों ये वीडियो होगा। और साथियों, इसमें हम बात करेंगे लॉ के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। और वो लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर कब का है साथियों आपका? तो वो लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का है। साथियों, आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस बिहार जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है और आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि साथियों, इसका जो 150 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा एक साथ में, वो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। और जो पीडीएफ मैं क्रिएट करता हूँ उसमें लगभग 25 से 30 पेज ही वो पीडीएफ में हो पाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को पार्ट वाइज में इसको कराने जा रहा हूँ। तो साथियों देखिए, बिना देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज का पेपर है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये पेपर है, ये लॉ का पेपर है। और इसी लॉ के पेपर को यहाँ पे हम डील करेंगे। और कौन सा सीरीज़ है साथियों? तो साथियों, इस सीरीज़ का जो नाम है, ये सी नंबर का सीरीज़ है। और इसी पेपर को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन हमारे एक्सप्लेनेशन बेस पूछा गया है। मीन्स कि हर एक चीज़ को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो साथियों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब साथियों हमारे पास पेपर आता है तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त 2 घंटे रहते हैं। ये जो 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके लिए हमको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। मीन्स कि 120 मिनट हमको दिए जा रहे हैं। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है साथियों? तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बता देना चाहते हैं कि 150 क्वेश्चन है और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं होती है। तो साथियों, आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, कह रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अगर साथियों परपेचुइटी की बात करते हैं तो ये हमको कहाँ पर मिलता है? तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात किया कहाँ जाता है। तो ये बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि नहीं, ये तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, ये जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये टीपीएस से है कि कॉन्ट्रैक्ट से है कि सीपीसी से है कि सीआरपीसी से है। मीन्स कि उस चीज़ को अगर हम पकड़ते रहेंगे तो हमारे लिए ये बेहतर साबित होगा। वही कह रहा है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ। ये किसको अफेक्ट नहीं करता है? तो क्या ये हिंदू लॉ को अफेक्ट करता है, ये मुहम्मदन लॉ को अफेक्ट करता है, ये क्रिश्चियन लॉ को अफेक्ट करता है? नन ऑफ द एबव को अफेक्ट करता है। इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। कह रहा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता है? तो आप सभी को पता है साथियों कि ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है, ये किसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? तो ये मुहम्मदन लॉ जो है, इसी के ऊपर क्या करता है? ये प्रभाव नहीं डालता है। और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क भी किया जाएगा। क्योंकि जो रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करती है, जो शाश्वतता का नियम की बात करता है, वो मुस्लिम लॉ पे कभी अप्लाई नहीं होता है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जा रही है साथियों। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है स्टैंडिंग टिम्बर। देखिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है साथियों, ये अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। कह रहा है स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर। ये क्या होता है? जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली सो लॉन्ग एज नॉट सर्व फॉर द अर्थ। सेकंड कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व द सेम फ्रॉम द अर्थ। थर्ड कह रहा है, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है? नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो इसका डी वाला ऑप्शन कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ वैल्यू एक्सीड ₹100। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, उस करेक्ट आंसर को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खड़ा कास्ट है। खड़ा कास्ट किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है केवल स्थावर संपत्ति जब तक भूमि से अलग न कर दिया गया हो। ऑप्शन बी कह रहा है स्थावर संपत्ति जब तक कि भूमि से अलग करने का संविदा न हो। सी कह रहा है स्थावर संपत्ति नहीं। डी कह रहा है स्थावर संपत्ति यदि मूल्य ₹100 से अधिक हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये इसका सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा।
तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिंदी में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंग्लिश में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को प्रीफर करना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में आप प्रीफर कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। साथियों यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? क्या ऑप्शन ए कर रहा है अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी कर रहा है ए टेस्टामेंट्री एज वेल एज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, सी कर रहा है अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, डी कर रहा है एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, हिंदी में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लिखत से अभिप्रेत है। अब लिखत से मीन्स की जो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है इसका क्या अभिप्रेत होता है? ऑप्शन ए कर रहा है एक वसीयत लिखत से, बी कर रहा है एक वसीयत तथा एक अवसीयत लिखत दोनों से, सी कर रहा है एक अवसीयत लिखत से होता है, और डी कर रहा है कोई लिखत दस्तावेज से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा मार्क किया जाएगा? एक अवसीयत लिखत से होता है, इसका भी करेक्ट आंसर सी वाला ही मार्क किया जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करते चल रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और खास करके बिहार जुडिशरी का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए साथियों, कर रहा है फॉर वैलिड अटेस्टेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इट इज़ नेसेसरी दैट, ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। साथियों हम यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे, जो इसका करेक्ट आंसर है वही आंसर को हम रीड करेंगे, उसी आंसर को बताएंगे, क्योंकि इस तरह से टाइम ज़्यादा लॉस होता है। अब उसके बदले में मैं दूसरा चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए फोर्थ का करेक्ट आंसर साथियों सी होगा। कह रहा है इच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, मीन्स कि जो भी वहाँ पे साइन करने गए हैं, जो भी अटेस्टिंग विटनेस वहाँ पे बन करके गए हैं, वो क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, मीन्स कि उस डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर करेंगे। किसके समक्ष करेंगे? तो जो एग्जीक्यूटेंट होता है उसी के समक्ष हम क्या करेंगे? वहाँ पे सिग्नेचर को अपने बनाएंगे। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। इसी क्वेश्चन को साथियों आप हिंदी में देखिए, हिंदी में कर रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक लिखत के वैध अनुप्रमाणन हेतु यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा था साथियों ये सी वाला ही करेक्ट आंसर हो रहा था। कह रहा है प्रत्येक अनुक्रमाणन साक्षी के निष्पादन की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए गए। क्या किया गया होगा? जो लिखत है, जो रिटन इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उस पर सबके द्वारा क्या किया होगा? साइन किया होगा। किसके समक्ष? जो वहाँ पे अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी के समक्ष क्या किया गया होगा? उस पर सिग्नेचर बनाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है A has a wife B, A has a wife B and a son C. C is consideration of ₹5 lakh paid to him by his mother. B execute a deed by the registered instrument releasing his share of inheritance to a property. A dies and C claims his share in property in A property. Which of the following is correct? यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आप हिंदी में ऑब्जर्व करिए। एक पत्नी बी और एक पुत्र सी है। सी अपनी मां से 5 लाख रुपए प्रतिफल के भुगतान पर ए की संपत्ति में अपने हित के उत्तराधिकार को छोड़ते हुए एक स्वीकृति लिखता है, निष्पादन करता है। ए की मृत्यु हो जाती है एवं ए की संपत्ति सी अपने हिस्सा का दावा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी वाला ही मार्क किया जाएगा, क्योंकि इसी में वो बात बताई गई है। कहा जा रहा है सी इज नॉट बाउंडेड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट एंड कैन क्लेम हिज शेयर इन एस प्रॉपर्टी। वो क्या कर सकता है? ए की प्रॉपर्टी में शेयर कर सकता है। अब इसी आंसर को यहाँ पे साथियों आप हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या रहा है? सी अपनी लिखत से बाध्य नहीं है तथा ए की संपत्ति में अपने हिस्सा का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? 6 कर रहा है अ एग्रीज टू सेल टू बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ जीनी बैग्स डिलीवरेबल on the future day before the due date. B assign his beneficial interest in the contract to C. A commits a breach of contract. Which of the following is correct? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ए वाला क्या कर रहा है? सी इज इंटाइटल्ड टू स्यू ए फॉर द डैमेजेस फॉर नॉट डिलीवरिंग द गनी बैग्स की बात कर रहा है। मीन्स कि छोटे छोटे जो बैग डिलीवर करना था उसी छोटे छोटे बैग्स की बात कर रहा है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में ऑब्जर्व करिए। कर रहा है ए कुछ टाट के बोरे बी को बेचने हेतु भविष्य में एक दिन जानी है
करार करता है। दे तिथि के पूर्व बी संविदा में अपने लाभप्रद हित को सी को अंतरित कर देता है। ए संविदा भंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों आप सभी को पता है कि सी का जो करेक्ट आंसर है, 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला करेक्ट आंसर है। सी टाट के बोर न देने हेतु ए पर नुकसानी का वाद लाने का हकदार यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है प्रोविज़न बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स की संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत त्वरण के सिद्धांत पर आधारित उपबंध है। तो ये किसके तहत उपबंध है? डायरेक्ट सेक्शन हिट किया है। सेक्शन नंबर 27 के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये हित इम्पोज कर रहा है और उसी की बात ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है, लेवल तो कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बनाने का कोशिश किया गया है। हाइपोथेटिकल सेंस में क्वेश्चन को पूछने का कोशिश किया जा रहा है। तो यही चीज़ हमको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है कि क्या क्वेश्चन का लेवल क्या है। मीन्स कि हमने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर को अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आप ने नहीं देखा है उसको तो प्लीज़ आप उसको ऑब्जर्व करिए। उसमें मैंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही सेम चीज़ मैं इसमें भी आपको शो करना चाहता हूँ कि क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो लॉन्ग कर दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपको बड़ा बना करके आपको कन्फ्यूज़ कराने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में करिए, देख रहिए। A owns the adjoining properties X and Y. A sell the property X to B and imposes a condition that for the more benefits enjoyment of the property Y, B shall kept open a portion of property X and will not build upon it. Which of the following is correct? इसमें से किसको करेक्ट माना जा रहा है? जो 8 का आपका करेक्ट आंसर साथियों माना जाएगा वो बी वाला यहाँ पे आंसर करेक्ट माना जा रहा है। कह रहा है द कंडीशन इज वैलिड। ये जो कंडीशन रखा जा रहा है, ये कंडीशन क्या है? ये यहाँ पे कंडीशन वैलिड होगा। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे हिंदी में ऑब्जर्व करिए साथियों। हिंदी में ऑब्जर्व करने के बाद क्या आता है? कह रहा है कि ए दो परस्पर सटी हुई संपत्तियां एक्स एवं वाई का स्वामी है। ए संपत्ति एक्स बी को बेच देता है तथा एक शर्त अधिरोपित करता है कि संपत्ति वाई के अधिक फायदाप्रद उपयोग हेतु बी संपत्ति एक्स के एक भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा सही है? तो ये जो शर्त यहाँ पे लगाया जा रहा है साथियों, ये शर्त क्या है? यह शर्त वैध यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे शर्त को वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में ए मेक अ गिफ्ट ऑफ लैंड टू बी, सी स्यू A for possession of the land while the suit is pending. B transfer the land to D. A dies and C obtained a decree for the possessions again B as a legal representative of A. Is D died affected by the rules? किस रूल की बात कर रहा है? तो रूल आप देखिए, लीज पेंडेंस सो एज टू बी सब्जेक्ट टू द सीज डिक्रीज के बारे में बात कर रहा है। तो और यहाँ पे जो 9 का करेक्ट आंसर होगा साथियों, आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है नो, यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है नो बिकॉज बी वॉज नॉट अ पार्टी टू द सूट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर बाई बी टू डी की बात कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी में ऑब्जर्व करेंगे। हिंदी में क्या कह रहा है साथियों? हिंदी में कह रहा है ए एक भूमि का दान बी को करता है। सी उक्त भूमि के कब्जे हेतु ए पर वाद दाखिल करता है। वाद लंबित रहने के दौरान बी उक्त भूमि डी को अंतरित कर देता है। ए की मृत्यु हो जाती है तथा ए के विधिक प्रतिनिधित्व के रूप में बी के विरुद्ध सी कब्जा का डिक्री प्राप्त करता है। क्या डी का हक सी की डिक्री के विषय हेतु लंबित वाद के नियम से प्रभावित होगा? तो क्या अब आप बताइए प्रभावित होगा? तो जी यहाँ पे नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, नहीं, क्योंकि बी से डी के अंतरण के समय बी वाद का पक्षकार ही नहीं था। तो किस प्रकार का होगा? होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर इन ये किस में रिक्वायर है? बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। तो कहाँ पे प्रदान करना आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका किस में प्रदान करना? ये जब हम मॉर्गेज पढ़ते हैं, कौन सा मॉर्गेज? इंग्लिश मॉर्गेज की बात करते हैं, तो उसी इंग्लिश मॉर्गेज में ये सारी बातें हमको बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं साथियों। 11 में कर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब पेयर दे दिया है कि कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट ऑफ यूसुफैक्टरी मॉर्गेज टू रिकवर पोजीशन, सेक्शन नंबर 62 के अंतर्गत ये बात क्या की गई है? बताई गई है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो सी वाला इसका जो था वही सही सुमेलित यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात
12 में कर रहा है रिलीफ फ्रॉम इक्विटी कोर्ट कुड बी ऑब्टेन, किस तरह से ऑब्टेन किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी में देखिए, साम्य न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साम्य जो न्यायालय होता है उससे अनुतोष रिलीफ किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है साथियों सी वाला, बोथ बिफोर और आफ्टर डिसीजन बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कॉमन लॉ न्यायालय में निर्णय के पूर्व या पश्चात दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीफ, हम लोग इक्विटी की रिलीफ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इक्विटी कोर्ट कुड बी अप्रोच्ड, जो इक्विटी का जो साम्य का कोर्ट होता है, जो साम्य का रूल होता है, वो कहाँ पे अप्रोच्ड करता है। तो ये सबसे पहले अगर साम्य के न्यायालय की बात करता है तो उसका अप्रोच कहाँ होता है, तो ये साथियों इसका जो अप्रोच होता है वो यहाँ पे होता है एज अ मैटर ऑफ ग्रेस, जहाँ पे अनुग्रह स्वरूप कोई भी काम कराया जाता है। साम्य न्यायालय में पहुंच हो सकती है, कहाँ पे, अनुग्रह स्वरूप में यहाँ पे साम्य न्यायालय में पहुंच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो इक्विटेबल इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, तो साथियों 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। द कोर्ट ऑफ चांसरी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको हितबद्ध किया जाता है। हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है साम्य हित एक हित है जिसे मान्यता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी साथियों, तो चांसरी न्यायालय के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, मान्यता को प्रदान कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, कह रहा है ए ट्रांसफर ₹10,000 in 4% to B interest to pay the interest annually acquiring due to C for his life. A dies, देन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो जो 15 का करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी होल्ड द फंड ऑफ द बेनिफिट ऑफ ए इज एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, ए 4% से ₹10,000 का हस्तांतरण बी को न्यास में करता है। बी प्रतिवर्ष प्रोद्भूत होने वाला ब्याज सी को जीवन पर्यंत भुगतान करता है। ए मर जाता है, अगर ए मर जाता है तो क्या होगा, फिर सी मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो साथियों आप सभी को पता है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा और उसी बी वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं। बी निधन का संधारण ए के विधिक प्रतिनिधित्व के फायदे के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 16 में, कह रहा है साथियों where the trust property consists of money and cannot be applied immediately or at the early date to the purpose of the trust in trustee is bounded subject to any direction contained in the instrument of trust to invest the money of the specific securities and on no others which section of the Indian Trust Act 1882 content the provisions। ये कहाँ पे प्रोविजन दिया है, कह रहा है जहाँ की न्यास संपत्ति मुद्रा धन है तथा वहाँ न्यास के प्रयोजन के लिए अविलंब या नज़दीकी तारीख पर उपयोजित नहीं की जा सकती है, वहाँ न्याय लिखत में अंतर्विष्ट किसी निर्देश के अधीन रहते हुए उस मुद्रा को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश हेतु बाध्य है, न कि किन्हीं अन्य में। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में यह उपबंधित किया गया। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला होगा। ये धारा 20 के अंतर्गत क्या कर रहा है, निहित कर रहा है और उसी की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट डील्स विद द लाइबिलिटीज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, कह रहा भारतीय न्यास अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व की चर्चा करती है। तो कौन सी करती है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका डी होगा। यहाँ पे धारा 23 मीन्स की सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत ये सारी बातें कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट हैव अ मीनिंग एज डिफाइंड इन द, ये कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मीन्स की भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करता है। हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, कर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति में प्रत्याभूत की चर्चा करती है। तो कौन करती है, तो 19 का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सेक्शन 7 इससे क्या करता है, डील करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, देखिए एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। साथियों आप लोगों ने यूपीपीसीएस ये दिया होगा और उसमें इस टाइप के भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मीन्स की 60-70% क्वेश्चन इसी टाइप का था। विच फेयर इज मीन्स कि युगम, कौन सा युगम सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस्ड करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंड चल गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, सेक्शन 15 में ये बातें नहीं बताई गई हैं। संविधाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है, सेक्शन 15 के अंतर्गत ये नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज। इसको क्या कहा जाता है? प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, क्या कहलाता है साथियों? तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा। इसको हम एन एग्रीमेंट, एक करार के रूप में हम जानते हैं, इसको करार हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 22 का आपका ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ये कब आता है? जब नॉलेज ऑफ द प्रपोजर में आता है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर देखिए, स्वीकृति की संसूचना प्रतिग्रहण के विरुद्ध पूर्ण होती है। कब पूर्ण होती है? जब यह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाता है, तभी उसको क्या माना जाता है? उसको पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में अ टेंडर इज, टेंडर को हम क्या कहते हैं साथियों? तो जो टेंडर होता है एन इन्विटेशन टू ऑफर होता है। टेंडर क्या होता है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, एन एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ द मैरिज। ये जो रिस्टेंट किया जाता है मैरिज में, इसको क्या किया जाता है साथियों? तो इसको वॉइड कहा जाता है। मीन्स कि विवाह में अगर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसको शून्य करार कहा जाता है। साथियों आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और देना चाहता हूँ। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा एक सेशन कंप्लीट लिया है, 1 घंटे का सेशन है। अगर आप देख लेते हैं तो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 30 तक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरह से आपको लर्न करने के साथ साथ मैंने उसमें ये भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन आपको वहाँ पे बनेगा और किस किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और साथ साथ उसमें मैं इंडेक्स सेंट्रिक होकर के ही मैं वो सारी बातें उसमें बताया हूँ। आप एक बार ऑब्जर्व करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करना है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कह रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये क्या होना चाहिए? ये एक प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण और बिना किसी शर्त की होनी चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा? सही शर्त माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर। प्रपोजल जो होता है रिवोक्ड किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रपोजर के द्वारा। 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा और ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर मार्क किया जाएगा। कह रहा है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, by the communication of notice by the proposer to the other party। बी में कर रहा है by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance। सी कर रहा है by the failure of acceptor to fulfillment condition precedent to acceptor। डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर यही मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट बताया जा रहा है? 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, उसी को हम यहाँ पे मार्क करने जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो डी वाला होगा। कह रहा है ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द लॉ टू बी वाइड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहे हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट at the initial stage ceases to the enforceable subsequently due to the intervention of अनफोर्स फैक्टर द कॉन्ट्रैक्ट विल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? देखिए, आरंभ में एक वैध संविदा जो कुछ अदृश्य कारणों के हस्तक्षेप के कारण प्रवर्तित नहीं हो पाता है, ऐसे संविदा को हम क्या कहेंगे? तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला होगा। बिकम वाइड सिंस द टाइम इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में कह रहा है इन इंडियन लॉ
अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज, भारतीय जो संविदा अधिनियम होती है इसमें जो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? तो साथियों जो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रीटेड एज अ वाइड, उसको हम क्या मानते हैं? उसको वाइड मानते हैं। भारतीय विधि में पद्म का करार क्या होता है? तो उसको शून्य माना जाता है, पद्म के करार को यहाँ पे शून्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड takes them into his custody in subject to the responsibility in the same way as an, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों जो 30 का आपका होगा, 30 का जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा वो सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, बेली देयरऑफ कहा जाता है। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपने अभिरक्षा में रखता है, उसका दायित्व तो उसी प्रकार का होता है जैसा कि किसका होता है? एक उपनिहिति का होता है। उसी तरह से वो अपने आप को क्या मानेगा? वहाँ पे उपनिहिति मानेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। एन एजेंसी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टर्मिनेटेड बाय, किसके द्वारा ये टर्मिनेटेड किया जा सकता है? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? डी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी द डेथ ऑफ इधर प्रिंसिपल और एजेंट की बात करता है। प्रिंसिपल बिंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट की बात करता है। ऑल ऑफ दी एबो की बात करता है। संविदा विधि के अंतर्गत एक अभिकरण एजेंसी समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? स्वामी अपना अधिकार वापस ले लेता है, स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, सी कर है स्वामी दिवालिया घोषित हो जाता है। उपरोक्त सभी इसका क्या करेगा? करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा द लाइबिलिटी ऑफ द सियोरिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द सियोरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज, इसका का मतलब क्या होता है? कह रहा है प्रत्याभूति संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व क्या होता है? जो जमानतकर्ता होता है इसका दायित्व क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। मुख्य ऋणी के साथ वो क्या होगा? समविस्तरणीय उसको माना जाएगा। ठीक, इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स of worth rupees 5,000 for 1,000 to B. A consent to the agreement was freely given. The agreement is, यहाँ पे एग्रीमेंट को क्या किया जाएगा? इस टाइप के एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे जो 33 नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए मार्क किया जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या कह रहा है? ए रुपये 5,000 मूल्य का एक घोड़ा 1,000 रुपये में बी को बेचने के लिए करार करता है। ए ने करार के लिए अपनी स्वीकृति स्वतंत्र रूप से मीन्स की फ्री कंसेंट दे देता है। इसको क्या माना जाता है? इसको संविदा माना जाता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 में बात कर रहा है विच वन ऑफ द फेमस केसेस रिलेटिंग टू द जनरल ऑफर, जनरल ऑफर से रिलेटेड कौन सा केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉ आपके लिए हो जाता है? साथियों जब हम जनरल लॉ की बात करते हैं, जनरल ऑफर की बात करते हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ये मामला आ जाता है। और साथियों यही जनरल ऑफर से रिलेटेड मामला होता है। इसमें कार्लिल नामक महिला के द्वारा एक दवा खरीदा जाता है, इन्फ्लुएंजा का दवा खरीदा जाता है और उसी बताए हुए प्रिस्क्राइब्ड के अनुसार ये खाती है, अपने आंटी को खिलाती है, फिर भी इसकी आंटी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और उसी से रिलेटेड ये कौन सा मामला? ये जनरल ऑफर का मामला होता है। तो देखिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ये मामला है। सामान्य प्रस्ताव से संबंध में कौन सा प्रसिद्ध वाद है? तो यही सबसे प्रसिद्ध वाद माना जाता है और यही सबसे प्रसिद्ध वाद है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कंसेंट विल बी सेड टू बी फ्री। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। द टर्म फ्री कंसेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। साथियों अगर कंसेंट की बात करते हैं तो कहाँ दिया गया? कंसेंट सेक्शन नंबर 13 में दिया गया। अगर फ्री कंसेंट की हम बात करते हैं साथियों तो फ्री कंसेंट कहाँ दिया गया? तो फ्री कंसेंट सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत दिया हुआ है और उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है सहमति स्वतंत्र कब कही जाएगी? जब वो प्रपीड़न, असमयक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन, भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमति पद संविदा विधि के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? तो धारा 14 के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉट। ये जो टॉट कमिट किया जाता है इससे रिलेटेड कौन सा है मामला? तो इसका करेक्ट आंसर ए डी यहाँ पे मार्क किया जाएगा। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग होता है। इट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट अ टॉट, इट गिवन इन द राइट इन रेम दिया जाता है। एक अपकृत्य के लिए कौन सा कथन सही है? तो साथियों उपर्युक्त इसका सही जो मान किया जा रहा है यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 37 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है अ टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज
टॉट जो होता है क्या होता है, एक ब्रीच होता है ड्यूटी का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इम्पोज्ड बाय द लॉ। ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो लॉ के द्वारा लगाया जाता है। इसका ऑप्शन हिंदी में देखिए, कह रहा है एक अपकृत दायित्व का निर्वहन भंग करना होता है, जो इसका करेक्ट आंसर बी है। बी वाले में क्या कर रहा है, विधि द्वारा अधिरोपित होता है। ये क्या होता है, विधि के द्वारा अधिरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। हु सेड दैट लायबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉट अराइजेस ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड बाय एनी वन और द अदर नॉमिनेटेड टॉट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैल्मोंड इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में कह रहा है कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मैक्सिम इज द लॉ ऑफ टॉट इज रिलेटेड टू विच एक्ट ऑफ द टॉट। ये टॉट लॉ के किस एक्ट से ये रिलेट करता है, तो ये साथियों ये जो मैक्सिम है ये वाइकेरियस लाइबिलिटी से क्या करता है, डील करता है, और उसी वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात करता है, जिसको हिंदी में प्रातिनिधिक दायित्व के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है इन अ सूट फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन what is required to be proved by the plaintiff। ये क्या रिक्वायरमेंट है प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों ऑल ऑफ द एबो, डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कह रहा है दोषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षति के लिए वाद लाने के लिए वादी क्या सत्यापित करने के लिए जरूरी करता है, मीन्स कि किस चीज़ को सत्यापित करने की जरूरत होती है, तो वही डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। द मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स की सूत्र वाक्य उबी जस इमी रेमेडियम का मतलब क्या होता है। ये जो होता है मैक्सिम होता है, लैटिन मैक्सिम होता है, और इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर होगा बी वाला, वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ अधिकार है वहाँ पे क्या है साथियों, वहाँ पे उपचार है। जहाँ हमारे अधिकार होंगे वहीं पे तो उपचार होंगे, उपचार नहीं रहेगा तो क्या मतलब उसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस केस इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया बेस्ड ऑन द रिक्यूज्ड केसेस। ये किस पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों ए वाला करेक्ट आंसर है। हैंस वर्सेस हार्डवुड का मामला इस पे इंपॉर्टेंट मामला बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा हैंस वर्सेस हार्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं साथियों। कह रहा है इन विच केसेस द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटीज वाज लेड डाउन। किसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटीज को लेड डाउन करने की बात की गई थी, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या किया गया था, एब्सोल्यूट लायबिलिटीज़ को लेड डाउन करने की बात की गई थी। कह रहा है किस वाद के अंतर्गत पूर्ण दायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला साथियों इंपॉर्टेंट मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कह रहा है रेस इप्सा ल्यूकेटर इज अ रूल ऑफ। ये क्या होता है, रेस इप्सा ल्यूकेटर क्या होता है साथियों, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिल रहा है। रेस इप्सा ल्यूकेटर इसका ये मतलब होता है, ये एविडेंस लॉ होता है। रेस इप्सा ल्यूकेटर का मतलब होता है ये साक्ष्य विधि का एक टर्मिनोलॉजी होता है, मीन्स की तथ्य खुद अपने आप में बोलती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट इन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज ऑफ। ये क्या होगा, उपेक्षा अपकृत्य के अंतर्गत प्रतिवादी के द्वारा सावधानी का मानक अपेक्षित होता है। ये क्या होता है, तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अ रीजनेबल एंड प्रूविडेंट मैन के द्वारा किया जाएगा, एक युक्त और कुशल व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केसेस ऑफ। जो लीडिंग केसेस होता है उसमें किस प्रकार से लीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला होगा। डोंग वर्सेस स्टेवेंसन का एक मामला आया था, उसी डोनोंग वर्सेस स्टेवेंसन के मामले में ये बात बताई गई थी। हिंदी में देखिए वो प्रमुखवाद जिसमें उपेक्षा से संबंधित सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया गया था, डोनोंग वर्सेस स्टेवेंसन का ये मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है वेयर अ पर्सन विलफुल एंड विदाउट एनी jurisdiction is dealing with the goods in such a manner that another person who is entitled to its immediate use of possession of the same is provided ऑफ दैट इज नोन एज। इसको क्या कहा जाता है, तो 47 का जो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। टॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इसको कन्वेंशन इसको कहा जाता है, जहां कोई व्यक्ति इच्छा से और बिना किसी औचित्य के किसी दूसरे व्यक्ति के
से इस प्रकार समव्यवहार करता है कि वह व्यक्ति जो इस सामान का तुरंत प्रयोग और कब्जे का अधिकार रखता है वह इससे वंचित होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे आप लोगों ने देख लिया 47 वाले में आंसर में मैंने बता दिया है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संपरिवर्तन का अपकृत्य के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है फॉर एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कौन से फॉलोइंग इसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होगा। ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मार्क किया जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो 49 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक उपद्रव अपराध है, सिविल दोष नहीं है। अ पब्लिक न्यूसेंस इज द क्राइम एंड नॉट अ सिविल रॉन्ग। इसको सिविल रॉन्ग नहीं माना जाता है। और इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। इसमें कह रहा है द लीडिंग केस इन विच द टेस्ट डायरेक्टनेस द डिटर्मिनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वॉज फाइनली इस्टेब्लिश्ड इज। किसमें वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो साथियों वो केस है रो पेलिमिस एंड फर्नेस वाइटी एंड कंपनी का ये मामला है। री पालिमस एंड फाइनेंस विद एंड कंपनी का ये मामला है। तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी आंसर था उन सभी आंसर को भी मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर को भी यहाँ पे मार्क किया है। साथियों आप लोगों ने देखा जितना भी हो सकता था उतने क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टेकअप किया और उस क्वेश्चन को अच्छे से मैंने डिटेल में एनालिसिस करके उसको सॉल्व कराने का कोशिश किया। साथियों अगर नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर के आता हूँ तो नेक्स्ट सेशन में मैं ये सारे क्वेश्चन जो भी इसके बाद के जो 51 नंबर से लेकर के जो भी 150 नंबर तक का क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ। साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।